व्हाट इफ सीरीज को पहले किस फॉर्म ऑफ एनिमेशन के रूप में प्रेजेंट किया जाना था, क्यों मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बहुत सारे एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर्स को व्हाट इफ सीरीज के अंदर आवाज नहीं दिया, कौन कौन सी सीरीज के यूनिक एपिसोड आइडियाज थे जिन्हें इस सीरीज के अंदर एक्चुअली कैंसिल कर दिया गया, साथ ही साथ व्हाट इफ सीजन 1 में कौन सा ऐसा प्रोड्यूस्ड एपिसोड था जिसे हमें दिखाया नहीं गया, और फाइनली क्या था इस सीरीज का क्रिटिकल परफॉर्मेंस। इन माई ओपिनियन व्हाट इफ सीरीज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड टीवी शो है एंड डेफिनेटली इसका सीजन 2 हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा कोई और मौका नहीं हो सकता व्हाट इफ सीरीज के 15 अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स को जानने का। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफ कोर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की व्हाट इफ सीरीज बेस्ड है इसी नाम के मार्वल के कॉमिक बुक सीरीज पर, जिसकी शुरुआत व्हाट इफ इशू 1 यानी व्हाट इफ स्पाइडरमैन जॉइंट फैंटास्टिक फोर से हुई थी, जो फरवरी 1977 को पब्लिश हुई थी और इसे जॉर्ज पेरेज और जो सिनॉट ने लिखा था। और इसी चीज ने बेसिकली मार्वल कॉमिक्स के अंदर ट्रेंड चालू किया, अलग अलग रियलिटीज और पॉसिबिलिटीज को अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर करने का। इनिशियली इसके 13 इश्यूज को पब्लिश किया गया था और अभी तक इसके तकरीबन 13 वॉल्यूम्स को पब्लिश किया जा चुका है, जिसमें कभी कभार इसके स्पेशल कहानियों को भी अलग से पब्लिश किया गया था। बात करेगा टेलीविजन शो की तो इसकी शुरुआत डिज्नी प्लस प्लेटफॉर्म के बनने के बाद हुई थी, जहां पर इस सीरीज के वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स ब्रैड विंडरबाउम ने केविन फाइगी को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का खुद का एक व्हाट इफ सीरीज डेवलप करने का आइडिया दिया था। ऑफ कोर्स इन्फिनिटी सागा के खत्म होने के साथ साथ केविन फाइगी को ये आइडिया काफी इंटरेस्टिंग लगा और यहाँ पर राइटर एसी ब्रैडली को इस सीरीज की हेड राइटर के रूप में चुना गया। अब जैसा कि ये बेसिकली एक एंथोलॉजी सीरीज है, इस सीरीज को बेसिकली बेस किया गया था अमेरिकन क्लासिक सुपरनैचुरल साइंस फिक्शन शो द ट्वाइलाइट जोन पर, जहां पर उआटू द वॉचर का काम बहुत हद तक इस शो के होस्ट रॉड स्टर्लिंग की तरह ही था। लेकिन अपेरेंटली इस सीरीज का स्टाइल काफी अलग होने वाला था, जहां पर पहले इस सीरीज को नॉर्मल 2D एनिमेशन की तरह बनाया जाना था, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टर ब्रायन एंड्रयूज 2.5D जिसे एनिमेशन में सेल शेडिंग भी कहा जाता है उसे उतना पसंद नहीं करते थे। लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर टाइम कंस्ट्रेन होने की वजह से यहाँ पर स्टूडियो के पास इतना टाइम नहीं था कि वो 2D फ्रेम्स पर बारीकी से काम कर पाए, इसीलिए यहाँ पर सेल शेडिंग यानी 2.5D को इस सीरीज के लिए चुना गया। इस सीरीज को बनाने के दौरान क्रिएटर्स के पास बहुत सारे आइडियाज उनके दिमाग में थे, जो वैसे तो हमें इस सीरीज के अंदर दिख नहीं पाए, लेकिन चलिए उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि एक एपिसोड के हिसाब से यहाँ पर एसी ब्रैडली स्पाइडरमैन को एक्चुअल मैन स्पाइडर में चेंज करने के लिए प्लान कर रही थी, जो बेसिकली हमें 90s के एनिमेटेड स्पाइडरमैन सीरीज के अंदर ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। लेकिन उनके हिसाब से ऑडियंस के लिए कुछ ज्यादा ही डार्क हो जाता, जिसके कारण उन्होंने इस चीज को कैंसिल कर दिया। इसके अलावा एक एपिसोड के अंदर राइटर्स डायनासोर्स एवेंजर्स को भी कंसिडर कर रहे थे, बट वो कुछ ज्यादा ही सिली था इस शो के लिए, इसके कारण उसे भी कैंसिल किया गया। डोंट वरी, अभी और भी बहुत सारे कैंसिल आइडियाज हैं, जैसे कि व्हाट इफ वॉल्यूम 1 के अंदर हमें इशू नंबर 10 में जेन फॉस्टर को थॉर बनते हुए दिखाया गया था और राइटर एसी ब्रैडली ऐसा ही कुछ सीजन 1 के अंदर भी दिखाना चाहती थी। आगे जाकर थॉर लव एंड थंडर के अंदर जेन फॉस्टर की थॉर वाली ओरिजिन स्टोरी दिखाने का फैसला किया गया, जिसके कारण इस चीज को इस सीरीज में नहीं दिखाया गया। अब वैसे तो इस सीरीज को ओरिजिनली 10 एपिसोड के साथ रिलीज किया जाना था, लेकिन इस एपिसोड को 9 एपिसोड में चेंज कर दिया गया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ओरिजिनली इसके 23 एपिसोड्स आने वाले थे, जो बेसिकली इन्फिनिटी सागा के अलग अलग पॉइंट्स पर फोकस करती, जो कि मेरे हिसाब से तो काफी इंटरेस्टिंग होता अगर इसे पर मूवी के सिनेरियो के हिसाब से बनाया जाता। बट ऑफ कोर्स मार्वल की स्ट्रिक्ट टाइमिंग और रूल की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अब वैसे तो बहुत सारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कई सारे एक्टर्स ने अपनी कैरेक्टर्स को आवाज दी थी, लेकिन वहीं पर बहुत जगहों पर कई सारे आइकॉनिक एक्टर्स ने अपनी आवाज नहीं दी थी, जैसे कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिन्होंने अपने कैरेक्टर टोनी स्टार्क को अपनी आवाज नहीं दी थी। इसके पीछे अलग अलग शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स और कारण थे, जहाँ पर जैसा कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर एवेंजर्स एंड गेम के साथ ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से बाहर हो चुके हैं, उन्होंने इस सीरीज के लिए वापस आने से मना कर दिया था। इन सब के अलावा एक और कैंसिल आइडिया भी था, जहां पर एक्चुअली हमें इस सीरीज के अंदर एक एपिसोड में लोकी को म्यूलनिर को विल्ड करते हुए दिखाया जाता, लेकिन जैसा कि लोकी सीरीज अपने आप में डेवलपमेंट में थी, इस आइडिया को कैंसिल कर दिया गया।
वहीं पर अपेरेंटली एक पूरा का पूरा प्रोड्यूस्ड एनिमेटेड एपिसोड भी इस सीरीज के अंदर से कैंसिल किया गया था, जहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनिशियली ये सीरीज 10 एपिसोड की होने वाली थी। फिनाले के अंदर हमें गमोरा और टोनी स्टार्क के आयरन मैन भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर इस सीरीज के अंदर जेफ गोल्डब्लूम भी एज ग्रैंड मास्टर अपने रोल में वापस आने वाले थे। साथ ही साथ इस एपिसोड के अंदर हमें निडा वेलियर और इटरी का भी रोल देखने को मिलने वाला था। यहाँ तक कि इस पूरे के पूरे एपिसोड का एक लेगो सेट भी तैयार किया गया था, जिसमें आयरन मैन के सूट को दिखाया गया था, बट ये चीज हो नहीं पाई। होपफुली सीजन 2 के अंदर हमें इसका कोई हिंट देखने को मिल जाए। इस सीरीज के अंदर दिखाया जाने वाला पैरेलल और अल्टरनेट डायमेंशंस का पूरा कॉन्सेप्ट 1957 में ह्यू एवरेट ने क्रिएट किया था, जिन्होंने एक्चुअली थ्योराइज किया था कि अलग अलग ब्रह्मांड अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ पर वाइब्रेट करते हैं। अब अगर बात करें इसके एनिमेशन की, तो इस सीरीज के हेड ऑफ द एनिमेशन थे स्टीफन फ्रैंक, जिन्होंने सेल शेडिंग एनिमेशन स्टाइल को अपनाया था, जो कॉमनली 2.5D के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर इस स्टाइल को अपनाने के लिए कई सारे फेमस इंस्पिरेशंस दिए गए थे, जैसे कि कॉमिक बुक आर्टिस्ट स्टीव डिट्को और जैक कर्बी के आर्ट, साथ ही साथ जेसी लाइनडेकर, नॉर्मन रॉकवेल, साथ ही साथ टॉम लवेल जैसे कई सारे आर्टिस्ट का भी इंस्पिरेशन लिया गया। इसके अलावा डिज्नी की अपनी क्लास से द लेडी एंड द ट्रैम्प का भी एग्जाम्पल लिया गया। बात करें अगर इस सीरीज के अवार्ड्स और नॉमिनेशन की, तो इस सीरीज को मार्च 13, 2022 में क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड का बेस्ट एनिमेटेड सीरीज का अवार्ड मिला था। साथ ही साथ प्राइम टाइम क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स के अंदर इसे आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर वॉइस ओवर परफॉर्मेंस के लिए चैडविक बोजमैन को अवार्ड दिया गया था। खैर, इस सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ब्रैड विंडरबाउम एक वक्त था जब एक्चुअली इन एनिमेटेड कैरेक्टर्स को लाइव एक्शन में क्रॉसओवर करवाना चाहते थे, और जैसा कि हेली एटवेल को डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर कैप्टन कार्टर के रूप में दिखाया गया था, ऐसा ही कुछ तचाला के स्टार लॉर्ड के साथ भी हमें देखने को मिलने वाला था। बट जैसा कि चैडविक बोजमैन की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, ये चीज कभी हो ही नहीं पाया। ऑफ कोर्स अगर बात की जाए फ्यूचर की, तो सीजन 2 हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाला है, जो इसी साल यानी 2023 को 22 दिसंबर से प्रीमियर होगा और 30 दिसंबर तक इसके पूरे एपिसोड्स को रिलीज कर दिया जाएगा, जहां पर इस बार हमें इसके 10 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसके अपने स्पिन ऑफ यानी मार्वल ज़ॉम्बीज को भी नवंबर 2021 में अनाउंस किया गया था, जिसके अंदर शैंग-ची के साथ साथ कई नए यंगर जनरेशन के हीरोज को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और ये डिज्नी की तरफ से पहली TVMA मैच्योर एनिमेशन होने वाली है, जहाँ पर इसे डिज्नी प्लस पर साल 2024 में रिलीज किया जा सकता है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप व्हाट इफ सीरीज के बारे में और क्या क्या जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियोस लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।